हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकेडमिक बाइट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर 13 अवर एनवायरनमेंट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलो फिर विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is abiotic component of an ecosystem? तो हमें बताना है, जो चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, इनमें से कौन सा एक अबायोटिक कंपोनेंट है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि फंगी, बैक्टीरिया, प्लांट्स, आर्किया, एनिमल्स एंड प्रोटिस्टा। अबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, एयर, सैलिनिटी, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, मिनरल्स, पीएच एंड ह्यूमिडिटी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि अबायोटिक फैक्टर है। तो ऑप्शन नंबर ए, रेनफॉल क्या है, एक अबायोटिक फैक्टर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। तो हमें बताना है, जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा मैटर है जो कि क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ओके, तो जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं बच्चा, जैसे कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं, पेपर, वुड, ये सब क्या है, ये सब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बैग, ग्लास बोतल और कैन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक की कोई भी चीज होती है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The average value for the amount of organic matter that is present at each steps and reach the next level of consumer is। तो किसी भी स्टेप पे जो एनर्जी होती है वो नेक्स्ट स्टेप पे कितनी जाती है। तो बच्चा अकॉर्डिंग टू 10% रूल, तो कोई भी टॉपिक लेवल है उसके नेक्स्ट लेवल पे कितने परसेंट एनर्जी जाती है, 10% एनर्जी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो हमें बताना इन चारों में से कौन सा एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। आर्टिफिशियल मतलब जिन्हें ह्यूमंस ने बनाया है, यानी कि हमने बनाया है, वो प्रकृति ने नहीं बनाया, नेचुरल नहीं है। तो इनमें से कौन सा है। पॉन्ड बच्चा आप खुद बनाते हो, नो, वो नेचर में ही होता है। लेक भी और फॉरेस्ट भी, क्या फॉरेस्ट बना सकते हो खुद, नहीं बना सकते। बट जो क्रॉप फील्ड होता है वो ह्यूमन मेड होता है, यानी कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। Okay, now move to the next question. In a given food chain, suppose the amount of energy at fourth trophic level is 5 kilojoule. What will the energy available at the producer level? तो हमें ना एक फूड चेन दी गई है, आपको जो सामने शो हो रही है ना। ओके, तो हमें बोला गया कि जो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है वहां पे कितनी एनर्जी है, 5 किलोजूल। जैसे फोर्थ ट्रॉपिक लेवल स्नैक का है ना, तो यहाँ पे कितनी एनर्जी अवेलेबल है, 5 किलोजूल। तो हमें बताना है प्रोड्यूसर लेवल पे कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी, यानी कि ग्रास हमारी प्रोड्यूसर है तो यहाँ पे कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी। तो अकॉर्डिंग टू 10% रूल क्या होता है बच्चा, हर नेक्स्ट लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी जाती है। तो जो 5 किलो जूल होता है वो 50 का 10% होता है, यानी कि थर्ड पे कितनी थी, 50 किलो जूल, और 50 500 का 10% होता है, यानी कि सेकंड पे थी 500 किलो जूल, और जो 500 होता है वो 5000 किलो जूल का 10% होता है। तो यानी कि प्रोड्यूसर लेवल पे कितनी एनर्जी है, 5000 किलो जूल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज। तो किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो कैसा होता है बच्चा, यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर के पास एनर्जी जाती है, और प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जाती है, और सेकेंडरी से टर्शरी के पास जाती है। कभी भी ऐसा नहीं होता है किसी भी इकोसिस्टम में कि टर्शरी से सेकेंडरी वाले के पास एनर्जी वापस आए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूनि डायरेक्शनल। जो एनर्जी का फ्लो होता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डज नॉट कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर सिर्फ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस नहीं है, मतलब उसके अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है। तो मैंने अभी आपको बताया था जो प्लास्टिक बोतल होती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, तो इस वाले ग्रुप में प्लास्टिक इन्वॉल्व है ना, तो यानी कि यही वाला ग्रुप है जिसके अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा रीजन है जिसकी वजह से किसी भी फूड चेन में जो ट्रॉपिक लेवल है वो एक लिमिट तक ही होता है। ज्यादा से ज्यादा किसी भी फूड चेन में 4 ट्रॉपिक लेवल ही होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो बच्चा अकॉर्डिंग टू 10% एनर्जी रूल, नेक्स्ट लेवल पे कितनी परसेंट एनर्जी जाती है? सिर्फ 10% एनर्जी जाती है। तो 4 ट्रॉपिक लेवल तक आते आते काफी कम एनर्जी बचती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर लेवल्स। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोड्यूसर्स। तो जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो प्रोड्यूसर होते हैं, यानी कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट वगैरह को यूज करके। तो स्टेटमेंट तो ट्रू है, तो ये तो हमारा राइट आंसर नहीं है। तो हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं अपनी, ग्रीन प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड कहाँ से बनाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेते हैं? नहीं बेटा, वो इनऑर्गेनिक से लेते हैं। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। तो यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the figure given alongside, the various topic levels are shown in a pyramid. At which topic level is maximum energy available? तो हमें ये टॉपिक लेवल दिए गए हैं, तो हमें बताना है किस टॉपिक लेवल पे सबसे ज्यादा एनर्जी अवेलेबल होगी। तो बच्चा अकॉर्डिंग टू 10% रूल, जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएंगे टॉपिक लेवल, एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे कितनी परसेंट एनर्जी जाती है? सिर्फ 10% ही जाती है जितनी उस लेवल पे होती है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पर होगी बच्चा? जो फर्स्ट टॉपिक लेवल है वहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। मैक्सिमम पूछा गया है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टॉपिक लेवल 1 पे सबसे ज्यादा एनर्जी अवेलेबल होगी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What will happen if deer is missing in the food chain given below? तो हमें यहाँ पे फूड चेन दी गई है और हमसे पूछा गया है अगर इस गिवन फूड चेन में से हम डियर को मिसिंग कर दें, यानी कि गायब कर दें, तो क्या होगा? तो क्या होगा बच्चा? जो टाइगर है वो कैसे सरवाइव करेंगे, क्योंकि वो किसको ईट करता है? टाइगर तो डियर को ईट करके सरवाइव करता है, वो उसका खाना है। तो इससे क्या होगा? जब डियर नहीं होंगे तो टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी और ग्रास की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी? क्योंकि ग्रास को कौन ईट कर रहा था? डियर ईट कर रहे थे, बट डियर तो है ही नहीं, है ना। तो टाइगर की पॉपुलेशन डिक्रीज होगी क्योंकि उन्हें उनके सर्वाइवल के लिए फूड ही नहीं मिल रहा, और जबकि ग्रास की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर। तो बहुत ही ज्यादा कम जो एनर्जी है वो बचती है कि कौन से टॉपिक लेवल के बाद? तो फोर्थ टॉपिक लेवल के बाद काफी कम एनर्जी अवेलेबल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ टॉपिक लेवल। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The most appropriate definition of a natural resource is that it is a substance commodity that is। तो किसी भी नेचुरल रिसोर्स की वो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या होगी? कि वो क्या है? नेचर का गिफ्ट है जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। तो इनमें से बताना है हमें कौन सी गैस है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन अवर इकोसिस्टम इज। तो एकमात्र जो सोर्स है एनर्जी का वो हमारे इकोसिस्टम में क्या है? सन, यानी कि सूरज। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें चूज करनी है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? सोलर एनर्जी इज इको फ्रेंडली। तो जो सोलर एनर्जी होती है क्या वो इको फ्रेंडली होती है? तो ऑफ कोर्स होती है, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। डीजल इज इको फ्रेंडली। क्या डीजल इको फ्रेंडली होता है? नहीं होता, उससे पॉल्यूशन होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। थर्ड है, कैरोसिन इज इको फ्रेंडली।
क्या कैरोसिन होता है इको फ्रेंडली? तो कैरोसिन भी नहीं होता है। और फोर्थ ऑप्शन है एलपीजी इज इको फ्रेंडली। तो क्या एलपीजी होती है इको फ्रेंडली? यस होती है। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत है? सेकंड और थर्ड। तो किस ऑप्शन में दिया गया है सेकंड और थर्ड? ऑप्शन नंबर, सॉरी ये सीक्वेंस गलत हो रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ओके, नाउ मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ ग्रास होपर इज इटन बाय अ फ्रॉग, अगर एक ग्रास होपर को किसने हिट कर लिया? फ्रॉग यानी कि मेंढक ने। देन द एनर्जी ट्रांसफर विल बी फ्रॉम, तो एनर्जी कहाँ किससे किस पर ट्रांसफर होगी? तो ग्रास होपर क्या है? हमारा कंज्यूमर है, लेकिन ये प्राइमरी कंज्यूमर है, और जबकि फ्रॉग क्या है? हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर से किसके पास ट्रांसफर हो रही है? सेकेंडरी कंज्यूमर के पास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अमंग्स द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ मेन मेड इकोसिस्टम, तो इनमें से बताना है कौन सा एक मेन मेड इकोसिस्टम नहीं है, यानी कि आर्टिफिशियल नहीं है। तो जो नीलगिरीज है वो मेन मेड नहीं है, वो नेचर की देन है, नेचुरल है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Given below are a few statements related to biodiversity. Pick those that correctly describe the concept of biodiversity. तो हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, तो हमें बताना वो स्टेटमेंट को चूज करना है जो कि बायोडाइवर्सिटी को अच्छे से एक्सप्लेन करती है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है बच्चा? किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जितने भी पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं वो उस एरिया की क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी होती है। और जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें कलेक्टिवली एक नेम दिया जाता है फ्लोरा, और जो वहाँ के किसी भी पर्टिकुलर एरिया के जितने भी एनिमल्स की स्पीसीज हैं उन्हें क्या कलेक्टिवली बोला जाता है? फोना। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी? बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना प्रेजेंट इन अ एरिया। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू ओनली द फ्लोरा ऑफ अ गिवन एरिया। क्या बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि किसी भी एरिया में जो सिर्फ फ्लोरा पाया जाता है, यानी कि पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं, सिर्फ वही बायोडाइवर्सिटी होती है? नो, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, क्योंकि फ्लोरा और फोना दोनों मिलाकर ही बायोडाइवर्सिटी को रेफर करते हैं। ठीक है, थर्ड है बायोडाइवर्सिटी इज ग्रेटर इन अ फॉरेस्ट। तो जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? फॉरेस्ट में होती है। ऑफकोर्स बेटा, आपने देखा होगा फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं, उतनी बायोडाइवर्सिटी और कहीं हो सकती है? नहीं हो सकती। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट और थर्ड। ये ऑप्शंस किस में दिए गए हैं? फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग आर नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन इकोसिस्टम, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है, फिश इन अ बाउल, ये एक इकोसिस्टम नहीं है, क्योंकि किसी भी इकोसिस्टम में क्या होता है? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों चीजें पाई जाती हैं, बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट दोनों। अब फिश किसी बाउल में रखी है तो क्या इकोसिस्टम फॉर्म हो रहा है? नहीं हो रहा। इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं ताकि जो हमारे नेचर का बैलेंस है वो बना रहे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें से जो स्टेटमेंट गलत है वो हमें चूज करनी है, और ये वाला जो एमसीक्यू है आपके 2020 में आया हुआ है। ओके, तो हम देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो जो ओजोन है वो ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बनी हुई है। तो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ऑक्सीजन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? O3। ओके, सेकंड स्टेटमेंट है, ओजोन सेल्स द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो जो ओजोन है क्या वो हमारी अर्थ को यूवी रेडिएशन से बचाती है? ऑफकोर्स बेटा बचाती है, तो स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है। थर्ड है, ओजोन इज डेडली पॉइजनस। तो जो ओजोन है वो बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होती है। अगर वो हायर लेवल पे पाई जाती है तो हमारे लिए एक शील्ड का काम करती है, लेकिन अगर यही ओजोन हमारी लोअर एटमोस्फेयर में पाई जाएगी, हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाएगी, तो हमारे लिए एक पॉइजनस की तरह काम करती है, पॉइजन की तरह काम करती है। तो स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू। फोर्थ है, और अब एक ही बचा है यानी कि स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। ओके, ओजोन क्या है? डीकम्पोज बाय यूवी रेडिएशन। तो जो क्या ओजोन लेयर है वो यूवी रेडिएशन से डीकम्पोज हो जाती है? नहीं होती है। यूवी रेडिएशन से क्या होता है? जो ऑक्सीजन पाई जाती है हमारे इन्वायरमेंट में वो डिकम्पोज होती है। जब ऑक्सीजन पे यूवी रेडिएशन पड़ती है तो ये O+O में डिकम्पोज हो जाती है। फिर यहाँ से जो एक मॉलिक्यूल निकला है
वो दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म हो जाती है, O3 यानी कि हमारी ओजोन फॉर्म हो जाती है। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपको अगर इसी तरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस की बाकी चैप्टर्स की भी वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।